गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 मेटलर्जी स्टडी करेंगे वन शॉट में, और ट्राई करेंगे कि हम लोग एग्जाम में आने वाले सारे पॉइंट्स को इसमें कवर कर लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी का पहले सिलेबस देख लेते हैं। ये सिलेबस आईसीएसई बोर्ड की तरफ से रिड्यूस किया गया है ईयर 2022 के लिए। ठीक है, अकरेंस ऑफ मेटल इन नेचर, मिनरल एंड ओर, इनके सिर्फ मीनिंग आएंगे। ठीक, कॉमन ओर्स पूछे जाएंगे आपसे आयरन के, एल्यूमिनियम के, जिंक के। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। इसमें दो प्रोसेस हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक पढ़ेंगे बेयर्स प्रोसेस और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग हॉल हीरोल प्रोसेस। ये सिलेबस का पार्ट है। एक और प्रोसेस है जो कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग आएगा लास्ट में, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, जस्ट रेफरेंस के लिए हमने ऐड किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकरेंस ऑफ मेटल इन नेचर। तो नेचर में हमें क्या मिलती हैं? रॉक्स मिलती हैं। नेचर में हमको क्या मिलती है? सैंड मिलती है। नेचर में क्ले है, मड है। ठीक है, तो नेचर में जब ये सब चीज़ें हैं तो इन्हीं में कहीं ना कहीं क्या है? मेटल्स। तो मेटल्स को हमें वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है। तो मेटल्स नेचर में कैसे होते हैं? कोई ना कोई कंपाउंड बनाते हुए। हमें पता है कि जो मेटल्स होते हैं वो अपने कटायंस ईजिली बना लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स लूज करके। सोडियम अपना कटायन बना लेता है, मैग्नीशियम अपना कटायन बना लेता है, कैल्शियम अपना कटायन बना लेता है। तो क्या करते हैं, क्योंकि ये कटायंस बना लेते हैं तो ये कोई ना कोई कंपाउंड बनाते हैं, या तो ऑक्सीजन के साथ, या किसी सल्फर के साथ, या किसी और एलिमेंट के साथ। ठीक है, जिसका एनायन हो। तो हमें ऐसे कंपाउंड्स नेचर में मिलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि हमें नेचर में क्या मिला? अर्थ क्रस्ट के अंदर कुछ सॉल्ट मिले या कुछ कंपाउंड्स मिले। ठीक, जैसे यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है सिलिका। इसमें क्या है? सिलिकॉन है और ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम में क्या है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। फेरिक ऑक्साइड में आयरन और ऑक्सीजन। ठीक है, ये फेरिक है। फेरस ऑक्साइड जो होता है वो FeO होता है। ठीक है, ठीक है। फिर कॉपर, आयरन सल्फाइड। तो इस तरीके से हमें अलग अलग मेटल्स मिलते हैं अलग अलग कंपाउंड्स में। ये नेचर में हमें मिलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक लिस्ट बनाई गई कि अप्रॉक्सीमेटली जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं हमको नेचर में, अर्थ क्रस्ट में, उन एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा मिलने वाला कौन सा एलिमेंट है पूरी अर्थ क्रस्ट में? तो सबसे ज़्यादा मिलने वाला है ऑक्सीजन, क्योंकि हमने ज़्यादातर क्या देखे थे? ऑक्साइड। फिर हमें पता है कि सैंड बहुत ज़्यादा है, रेत बहुत ज़्यादा है, तो उसमें क्या होता है? SiO2, सिलिका, तो उसमें सिलिकॉन मिलेगा हमें। नेक्स्ट मिलता है हमको एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, तो उससे क्या हम निकाल लेते हैं? एल्यूमिनियम। तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम, देन आयरन। तो इस तरीके से ये ग्राफ है और हमें पता चलता है कि कैसे कैसे क्या है, ये पाई चार्ट है इसका। ठीक है, तो एल्यूमिनियम जो है वो एक ऐसा मेटल है जो सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, अकरेंस ऑफ मेटल इन नेचर में हम मेटल के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि मेटल वो एलिमेंट्स होते हैं जिनको आप वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, जिनकी आप शीट्स बना सकते हो, जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है और उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। ठीक है, जैसे ये कॉपर है तो कॉपर के हम वायर्स बनाते हैं। ठीक, गोल्ड है तो गोल्ड का क्या है? गोल्ड सबसे ज़्यादा मेलिएबल है। कॉपर क्या है? बहुत ज़्यादा डक्टाइल है। तो डक्टाइल मतलब उसके हमने वायर्स बना लिए, मेलिएबल मतलब उसको हमने पीट पीट के उसकी क्या बना ली? शीट्स बना ली। ठीक है, और मेटल जो है, अगर हमने दो रॉड रखी, एक ग्लास रॉड है, एक मेटल रॉड है, तो मेटल रॉड हीट को फौरन कंडक्ट कर रही है जो फायर के पास रखी हुई है, पर ग्लास रॉड नहीं कर रही है। ठीक है, तो नेम द 3 क्लासेस इन विच द एलिमेंट्स आर क्लासिफाइज, विच वॉज द फर्स्ट मेटल्स यूज बाई मैन। ये क्वेश्चन है जनरल, हमारा दलाल की बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एलिमेंट्स को 3 किन किन चीज़ों में क्लासीफाई किया गया है? मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में। फर्स्ट मेटल जो मैन ने यूज़ किया दैट वॉज कॉपर। नेम द मेटल एंड नॉन मेटल प्रेजेंट इन अबंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट। सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में कौन होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल। उसके बाद कौन होता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है? मेटलॉइड। और मेटल क्या होता है? मेटल होता है हमारा एल्यूमिनियम, सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होता है। मेटलॉइड वो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें कुछ मेटल की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और कुछ नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द आंसर। आप चाहें तो स्नैपशॉट ले सकते हैं। और ये रिलेटिव अबेंडेंस का पूरा सीरीज़ है, जिसको याद करने का छोटा सा निमोनिक है। निमोनिक है ऑपरेटिंग सिस्टम बाई AI कैन नॉट यूज़ कीबोर्ड एंड माउस। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ऑक्सीजन, सिस्टम से सिलिकॉन, बाई AI। ठीक है, एल्यूमिनियम और आयरन, कैन नॉट कैल्शियम, सोडियम, कीबोर्ड, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, ये आपका बता रहा है कि सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में और उससे कम। ये पूरा एक सीरीज़ है बेसिकली। अगर आपको याद करने में दिक्कत होती हो तो आप इस निमोनिक से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉपर जो है वो पहला मेटल था जो ह्यूमन बीइंग ने सबसे पहले यूज़ किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बहुत जनरल है, बहुत जगह पूछा जाता है कि ब्लड पिगमेंट में कौन सा मेटल पाया जाता है।
तो सबने हीमोग्लोबिन का नाम पता है, और हेम जो होता है आयरन को बोलते हैं। तो आयरन एक ऐसा मेटल है जिसके आयंस पाए जाते हैं किसमें, ब्लड में। और प्लांट्स में क्या पाया जाता है, प्लांट्स में मैग्नीशियम पाया जाता है बेसिकली। और मैग्नीशियम जो होता है ये क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर का होता है उसका ये सेंट्रल एलिमेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स के लिए मैग्नीशियम। अच्छा जी, हमसे ये पूछा जाएगा, बेसिक क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या कार्बन लिविंग बींग्स के लिए, हम लोगों के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। सबको पता है कि नाइट्रोजन क्या होती है, इनर्ट गैस होती है। नाइट्रोजन के 2 एटम्स में 3 डबल बॉन्ड, तीन बॉन्ड होते हैं, 2 पाई बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। 3 बॉन्ड होते हैं नाइट्रोजन में। ये 3 बॉन्ड ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस, ठीक है। अब क्योंकि इनर्ट गैस है तो प्रिजर्वेशन करना है फूड का या लेस के पैकेट में जो गैस होती है वो बेसिकली नाइट्रोजन होती है। हाइड्रोजन गैस का यूज़ एज अ फ्यूल भी किया जाता है और उसके बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूजेस भी हैं। कार्बन जो होता है वो बेसिकली हमारे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो लाइफ से रिलेटेड हैं उसमें कार्बन तो पाया ही जाता है। तो तीनों ही एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है। हाइड्रोजन का हम लोग जब स्टडी करते हैं तो हम लोग को पता होता है कि एक सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या डिफरेंस होता है, हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन का एडिशन करना पड़ता है। जो हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स टू मेक घी ये है, इसमें भी क्या होता है, ऑयल जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं और घी जो होता है वो सैचुरेटेड होता है। अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का पाया जाना, और सैचुरेटेड मतलब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। अब अगर ये बेसिक क्वेश्चन आ गया आपसे, वैसे तो पीरियोडिक टेबल से भी लिंक कर सकते हो और मेटलर्जी से भी लिंक कर सकते हो कि अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, हैलोजेंस, एल्यूमिनियम, इन सब की पोजीशन कहाँ पर है। तो सबको पता होगा कि ये पीरियोडिक टेबल है, आप चाहो तो स्नैपशॉट ले लो। मेटल वो हैं जो अपना कटायन आसानी से बनाते हैं, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो अल्कली मेटल कहा जाता है फर्स्ट ग्रुप को, अल्कलाइन कहा जाता है सेकंड ग्रुप को। लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, अल्कली मेटल्स। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, ये है आपका ग्रुप 2। एल्यूमिनियम कहाँ पाया जाता है, ग्रुप 13 में, बोरॉन के जस्ट नीचे, ठीक है। और ये सब जो ब्लू कलर के आपको दिख रहे हैं ये मेटल्स हैं। इधर जो आपको दिख रहे हैं ये सब नॉन मेटल्स हैं, ब्राउनिश कलर के। और बीच में जो ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हैं एलिमेंट्स, ये क्या हैं, ना ही मेटल है ना ही नॉन मेटल, इनमें दोनों की प्रॉपर्टीज़ हैं। ये हैं बेसिकली मेटलॉइड, ठीक है। अब हम आते हैं अपने सिलेबस पे कि अकरेंस ऑफ मेटल इन नेचर। नेचर में मेटल कैसे पाया जाता है। बेसिकली मेटल किसी कंपाउंड के रूप में पाया जाता होगा और उसके साथ क्या लगी होती है, धूल, मिट्टी, सैंड, ठीक है, क्ले, इम्प्योरिटीज़, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें जो ये पूरा एक नेचर में अर्थ क्रस्ट में मिलता है वो मिलता है मिनरल, जिसके अंदर मेटल होता है, ठीक है। तो मिनरल क्या है, मिनरल वो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स हैं मेटल्स के, ठीक है, जिसमें मेटल जो है वो अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ क्या है, मिक्स हो रखा है, मड के साथ, सैंड के साथ, क्ले के साथ, ठीक है। ये जो अर्थली इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो मिट्टी होती है या रेत होती है, ये अर्थली इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गैंग या फिर मैट्रिक्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय ओर, व्हाट डू यू मीन बाय ओर, और क्या होते हैं, तो और वो मिनरल्स होते हैं जहां से हम इकोनॉमिकली मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, ठीक है। मतलब कॉमर्शियल स्केल पे अगर आपको काम करना है और प्रॉफिटेबली आपको मेटल एक्सट्रैक्ट करना है तो आप हर मिनरल से जाके प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। कहीं पे मिनरल कंटेंट 2% है, 4% है और आपको आयरन एक्सट्रैक्ट करना है तो आपके लिए वो लॉस होगा। कहीं पे 50% है उसमें मेटल किसी मिनरल में और वहाँ पर आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, वहाँ पे प्रॉफिटेबल है। तो जहाँ से आप प्रॉफिटेबली मेटल को आसानी से एक्सट्रैक्ट कर पाते हो उन मिनरल्स को ओर बोला जाता है, ठीक है। तो ओर एक इंडस्ट्रियल टर्म है, ओर एक इंडस्ट्रियल टर्म है और मिनरल एक जनरल टर्म है, ठीक है। तो ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। अब हर मिनरल तो ऐसा नहीं है कि जहाँ से आप इकोनॉमिकली कम खर्चे में आसानी से एक्सट्रैक्शन कर पाओ, तो सारे के सारे मिनरल ओर नहीं हो सकते। बट ऑल ओर्स आर मिनरल्स, सारे के सारे ओर्स क्या हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, ठीक है। आप स्नैपशॉट ले लीजिए, आप आगे बढ़ते हैं। तो कैसे कैसे ये पाए जाते हैं, जैसे गोल्ड का ओर है तो एक रॉक होती है, उसमें वेन्स होती हैं और वेन्स में हमें प्योर गोल्ड मिलता है, कोई भी गोल्ड का ऑक्साइड नहीं होता। इसका मतलब गोल्ड बहुत ही कम रिएक्टिव था, इसने रिएक्शन तो नहीं करी, लेकिन अब हमें इस पूरी रॉक को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसको ग्राइंड करना पड़ेगा, इसको साफ करना पड़ेगा, तब जाके हमें गोल्ड मिलेगा। तो खर्चा ज़्यादा होता है गोल्ड निकालने में और गोल्ड बहुत कम पाया जाता है। आयरन ओर क्या होता है, आयरन का बेसिकली ऑक्साइड होता है, वो भी इम्प्योरिटीज़ के साथ में हमें आयरन ओर बोलते हैं हम उसको, ठीक है। सेम कॉपर, कॉपर के क्या होते हैं, कॉपर के सल्फाइड्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमें नेचर में मिलते हैं, ये ओर है, यहाँ से हम लोग आयरन, गोल्ड, कॉपर एक्सट्रैक्ट करते हैं। गोल्ड और प्लैटिनम जो होते हैं बहुत ही लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, तो ये अपनी नेटिव स्टेट में ही पाए जाते हैं।
ये कोई ऑक्साइड या सल्फाइड बनाते हुए नहीं पाए जाते हैं। Au मिलेगा तो Au ही मिलेगा प्योर, बस वो रॉक के बीच में होगा, वेन्स में होगा रॉक की, ठीक है। और बहुत सारे मेटल्स जो हैं वो रिएक्टिव होते हैं, तो या तो आपको उनके ऑक्साइड मिल जाएंगे या सल्फाइड मिल जाएंगे, या फिर आपको उनके कार्बोनेट मिल जाएंगे या सल्फेट मिल जाएंगे। जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया, ठीक है। जिंक है तो जिंक सल्फाइड मिल गया या जिंक कार्बोनेट मिल गया। कैल्शियम है तो कैल्शियम का फ्लोरेस्पार मिल गया, CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड। तो इस तरीके से आपको क्या बनेंगे, ज़्यादातर मेटल जो है वो अपने किसी ना किसी कंपाउंड में पाए जाएंगे, जो कि मिक्स होगा किसके साथ, मड, क्ले, सैंड, स्टोन या फिर सैंड या फिर स्टोन के साथ में, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, इसको बोला जाता है मैट्रिक्स। ये माइनिंग हो रही है ओर की, तो ओर को क्या किया जा रहा है, ओर को माइन आउट करके लाया जा रहा है। ये इंडस्ट्री में जाएगा, इंडस्ट्री में जाके ये जो बड़े बड़े आपको बोल्डर्स दिख रहे हैं, बड़े छोटे छोटे पैबल्स दिख रहे हैं, इनको ग्राइंड करेंगे और बहुत ही छोटे 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 पीसेस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ग्राइंड करने के बाद, क्रश करने के बाद क्या किया जाएगा, इसको साफ़ किया जाएगा, इसको धोया जाएगा, इसकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं, मिट्टी विट्टी जो इस पर चिपकी हुई है वो हटाई जाएगी। उसके बाद क्या मिलेगा, उसके बाद हमें जो ओर मिलेगा उसको बोलते हैं कंसनट्रेटेड ओर। तो ये फ़र्क है कि नॉर्मल जो ओर लेकर आए माइन करके वो ओर था, उसके बाद क्या किया, उसको साफ़ किया, ग्राइंड करा, क्रश करा, उसकी क्लीनिंग करी, फिर जो ओर मिला उसको बोलेंगे कंसनट्रेटेड ओर। अब क्या है इसमें, केवल और केवल ओर है, इसमें इम्प्योरिटीज़ ना के बराबर है। अब उस कंसनट्रेटेड ओर से हम कैसे मेटल निकालते हैं वो इंडस्ट्री का प्रोसेस है, अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि ओर क्या क्या हैं, एल्यूमिनियम के, आयरन के और जिंक के, जो कि हमारे सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एल्यूमिनियम के लिए जो 3 इंपॉर्टेंट ओर हैं वो है, एक बॉक्साइट, दूसरा क्रायोलाइट और तीसरा कोरंडम। बॉक्साइट जो होता है इसका फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O, मतलब एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है बट किसके साथ, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, तो इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्रायोलाइट क्या होता है, Na3Al(F6), मतलब सोडियम है, एल्यूमिनियम है और फ्लोराइड के आयंस हैं, तो Na3Al(F6) सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड, ठीक। फिर कोरंडम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्योर है अगर तो उसको बोला जाता है कोरंडम, जिसमें यह हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। ये इन तीनों की मेजर्स हैं, बॉक्साइट, क्रायोलाइट और कोरंडम, ओके। ये एल्यूमिनियम के 3 ओर हैं, जिसमें बॉक्साइट जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए कॉमर्शियल लेवल पे जब एक्सट्रैक्शन करना होता है तो हम बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कराने के लिए। साथ ही साथ हेल्प लेते हैं क्रायोलाइट की भी, ठीक है। हम समझेंगे हॉल हेरोल्ड प्रोसेस में कि कैसे क्रायोलाइट हेल्प करता है। एल्यूमिनियम का जो ओर था बॉक्साइट, वो देखने में कुछ इस तरीके का था। ये आपको एक इमेज दिखाई गई है जहाँ बहुत सारे बोल्डर्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे पेबल्स पड़े हुए हैं। ये उसकी एक बहुत ही क्लोज इमेज दिखाई गई है एल्यूमिनियम ऑक्साइड के हाइड्रेटेड फॉर्म की, मतलब बॉक्साइट की। अब बॉक्साइट से हमने क्या निकाल लिया, एल्यूमिनियम, जिसका यूज़ किया जाता है एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में क्योंकि बहुत ही लाइट वेट होता है, जिसका यूज़ किया जाता है स्पेस इंडस्ट्री में भी, ठीक है। तो आयरन इज मेनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इज चीफ और हेमेटाइट। जो आयरन है उसको कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है हेमेटाइट से। हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3। तो Fe2O3 तो ऐसा था देखने में, साथ में कुछ इंप्योरिटीज़ भी इसमें लगी होंगी, कोई बात नहीं, बट जब माइन किया जाता है तो वो आपको ऐसे रेड कलर की माइन दिखती है, रेड कलर की मड दिखती है साथ में। बहुत सारी जो मड होती है वो कैसी होती है, रेडिश कलर की होती है, बिकॉज ऑफ दिस आयरन ऑक्साइड एंड द इम्प्योरिटीज़ एसोसिएटेड विद आयरन ऑक्साइड। इसका कलर हो जाता है थोड़ा थोड़ा रेडिश टाइप का, ठीक है। तो आयरन मेनली Fe2O3 से निकाला जाता है, ठीक है। ये आयरन का ओर है। तो आयरन के कुछ इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो रेड कलर का है वो हेमेटाइट है और उसका नाम है Fe2O3। इसमें कोई वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है, एकदम खुश्क है, एकदम सूखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं एनहाइड्रस फेरिक ऑक्साइड। फेरिक मतलब +3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। उसके बाद आता है ब्राउन हेमेटाइट जो कि होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। देन मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट क्या है, मैग्नेटाइट बेसिकली आयरन का वो ऑक्साइड है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक नेचर शो करता है, मैग्नेट से जाके चिपक जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4, ठीक है। केमिकल नेम है इसका ट्राइफेरिक टेट्रा ऑक्साइड। फिर आयरन का एक और सल्फर के साथ और है जिसको बोलते हैं आयरन पायराइट या आयरन डाइसल्फाइड, ठीक है। आयरन का कार्बोनेट भी है जिसको बोलते हैं साइड्राइट। अब ये कैसे याद रहेंगे, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए रेड हेमेटाइट, ये रेड हेमेटाइट Fe2O3 है जो कि एनहाइड्रस फेरिक ऑक्साइड है। फिर जब ये हाइड्रेट हो गया तो ये चेंज हो गया किसमें, ब्राउन हेमेटाइट में जो कि हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। ये मैग्नेटाइट है, इसका कलर भी आपको थोड़ा शाइनी सा लग रहा होगा देखने में, ठीक है। ये है Fe3O4 मैग्नेटाइट। फिर ये आयरन पायराइट है, बेसिकली आयरन डाइसल्फाइड, आयरन सल्फर के साथ भी कंपाउंड बनाता है, ठीक। लास्ट में है
FeCO3 फेरस कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, तो ये आयरन के ओर हो गए, एल्यूमिनियम के ओर हो गए। अब पढ़ते हैं जिंक की ओर। तो जिंक का जो मेन ओर होता है उसको बोलते हैं जिंक ब्लेंड। इसका फॉर्मूला होता है ZnS विच इज़ एक्सट्रैक्टेड, ठीक है, फ्रॉम विच इट इज़ एक्सट्रैक्टेड। तो ये जिंक है, और जिंक कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया हमने? जिंक सल्फाइड या जिंक ब्लेंड से। ठीक है, तो जिंक के 3 ओर हैं मेनली। अभी हमने पीछे कौन सा ओर देखा? हमने देखा जिंक सल्फाइड ओर। ठीक है, तो जिंक ब्लेंड हमने देख लिया, जिसको जिंक सल्फाइड बोला जाता है। फिर जिंक का जो ऑक्साइड होता है ZnO, उसको बोलते हैं जिंकाइट, और जिंक का जो कार्बोनेट होता है उसको बोलते हैं कैलामाइन। तो ये जो इमेज लगी हुई है वाइट कलर आपको दिख रहा है, ये जिंक का कार्बोनेट है, और ये है जिंक ऑक्साइड, और ये वही जिंक सल्फाइड जो पीछे देखा था हमने। ठीक है, तो अब आपसे अगर क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्टिंग्विश करिए मिनरल और ओर में क्या है, तो मिनरल क्या थे? मेटल के वो कंपाउंड्स जो कि इम्प्योरिटीज़ के साथ एसोसिएटेड भी थे, जहाँ से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, और वो वाले मिनरल्स होते हैं जहाँ से मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो आप कॉमर्शियली, ठीक, एट अ प्रॉफिट। ओके, तो इकोनॉमिकली बेनिफिट होगा आपको, लॉस नहीं होगा एक्सट्रैक्शन करने में ओर के केस में। ठीक है, तो सारे मिनरल ओर नहीं हो सकते, लेकिन सारे ओर क्या होंगे? मिनरल होंगे। ओर और मेटालिक कंपाउंड में क्या फ़र्क है? जो हमें अर्थ की क्रस्ट में मिल रहा है, नेचुरली मिल रहा है, जहाँ से हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, दैट इज़ ओर, जिसमें मेटल का कंपाउंड भी है, साथ में इम्प्योरिटीज़ वगैरह भी होंगी एसोसिएटेड। बट जो मेटल का कंपाउंड है, वो कोई भी मेटल का आपने आयन लिया और किसी और नॉन मेटल का आयन लिया और आपने मिला के उसका कंपाउंड बना दिया, तो वो कोई भी कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है। आप चाहें तो इसका स्नैपशॉट ले लें, जो मैंने एक्सप्लेन किया था वही सब चीज़ है। ओके, जैसे सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट क्या है? ये हमें नेचर में सिल्वर नाइट्रेट नहीं मिल रहा था, लेकिन हमें क्या मिल गया? हमने इसका कंपाउंड बना लिया, तो सिल्वर नाइट्रेट क्या बन गया? एक मेटल का कंपाउंड। ठीक है, अच्छा जी, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बॉक्साइट, कैलामाइन और हेमेटाइट, ये ओर्स दे रखे हैं, इन ओर्स से हम क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे? तो बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या था? Al2O3.2H2O, तो यहाँ से एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करेंगे। कैलामाइन का फॉर्मूला क्या है? कैलामाइन बेसिकली जिंक कार्बोनेट, तो यहाँ से जिंक एक्सट्रैक्ट करेंगे। हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या है? Fe2O3, तो यहाँ से क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे? यहाँ से आयरन एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 2 टर्म्स हैं, गैंग। गैंग वो इम्प्योरिटीज़ थी जो कि सैंड, मड, क्ले, जो कि ओर के साथ एसोसिएटेड होती हैं। ठीक है, नेचर में पाई जाती हैं। और वो वाले मिनरल्स होते हैं जहाँ से हम कॉमर्शियली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एट लो कॉस्ट विद मिनिमम एफर्ट। गैंग क्या होता है? अर्थली इम्प्योरिटीज़, जैसे सिलिका, सिलिका मतलब SiO2, ठीक है, मड एसोसिएटेड विद द ओर, दीज आर नोन एज गैंग और मैट्रिक्स। स्टेजेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4-5 स्टेजेस हैं। भले ही हमारे सिलेबस का ये अभी पूरी तरीके से पार्ट नहीं बनी है इस साल, बट ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप ओर को लाओगे तो क्रश करोगे, क्रश करने के बाद में क्या करोगे? आप कंसनट्रेट करोगे। अब कंसनट्रेशन ऑफ ओर का मतलब ये है कि ओर के साथ जो इंप्योरिटीज़ हैं उन्हें हटा दोगे तो बच क्या जाएगा? केवल ओर। तो केवल ओर बच गया तो वो कंसनट्रेटेड हो गया। ठीक है, तो इंप्योरिटीज़ हटानी है बेसिकली हमें। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद मान लो कि हमारा ओर था जिंक सल्फाइड, तो जिंक सल्फाइड अगर हमारा ओर था तो जिंक सल्फाइड को क्या किया जाएगा? रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर आप इसे हीट करोगे। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हीट करोगे तो एयर में ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्शन करेगी और बन जाएगा जिंक ऑक्साइड। ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसा ओर था हमारे पास जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट किया तो आपको एयर की ज़रूरत नहीं है, बिना एयर के ही क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। तो फाइनली हमें बनाना क्या है? हमें बनाना है मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड के लिए हम ये स्टेज को फॉलो करते हैं। ठीक है, जब इन द प्रेजेंस ऑफ एयर करते हैं तब उसको बोलते हैं रोस्टिंग, जब इन द एब्सेंस ऑफ एयर करते हैं तब उसको बोलते हैं, या इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, तो उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। ठीक है, यहाँ बनता क्या है? मेटल ऑक्साइड। क्यों बना रहे हैं हम मेटल ऑक्साइड? फाइनली हमें मेटल ऑक्साइड ही बनाना है। क्यों? क्योंकि एक बार मेटल ऑक्साइड बन गया, फिर आप क्या करो? मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करा दो। जैसे जिंक ऑक्साइड यहाँ बन गया था, अब जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन कैसे कराते हैं? इसको कोक, वो जो कोल से बनाते हैं कोक, उसमें बहुत सारी कार्बन होती है, तो उसके साथ इसको हीट करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। कार्बन ऑक्सीजन को लेकर निकल जाती है, क्योंकि कार्बन से ऑक्सीजन की एफिनिटी बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू जिंक, और जिंक जो है वो बच जाता है। ठीक है, तो हमें जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड ये मिल जाती हैं। तो मेटल क्या हो गया? हमें प्योर फॉर्म में मिलना स्टार्ट हो गया। इसलिए क्योंकि हमें रिडक्शन कराना है, क्योंकि हमें अगली स्टेज में क्या कराना है? रिडक्शन, इसलिए उससे पहली वाली स्टेज में क्या करना है? मेटल का ऑक्साइड प्रिपेयर करना है। ठीक है, फिर फाइनली जो रिडक्शन कराने के बाद में मेटल मिलता है, ये मेटल बहुत ज़्यादा प्योर नहीं होता है, कुछ इंप्योरिटीज़ रह जाती हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करा जाता है? लास्ट में इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करी जाती है मेटल की। वो लास्ट स्टेज होती है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, जो इलेक्ट्रोलाइसिस में पढ़ते थे हम लोग, मोरलेस वैसी ही। ठीक है, और यहाँ पर हमारे जो सिलेबस का पार्ट है वो एल्यूमिनियम है, तो हम एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी देखेंगे।
ठीक है बच्चों, तो ये कुछ स्टेजेस हैं। अब जो पहली स्टेज है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, वो तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपने क्रश करा, ग्राइंडर लगाए, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी स्टेज है उसका नाम है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, इसको ड्रेसिंग भी बोलते हैं। और इस प्रोसेस में जो गैंग होता है चिपका हुआ, जो मिट्टी धूल कण होते हैं, उन सबको हटाया जाता है। जो रॉकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जैसे SiO2 सिलिका की, उनको भी हटाया जाता है, ठीक है। उनको या तो पानी से हटाएंगे धो के, या किसी और प्रोसेस से हटाएंगे। और बाकी ओर को क्या किया जाता है, ड्रेसिंग या कंसंट्रेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को, ये किया जाता है तो ओर हमारा कंसंट्रेट हो जाता है, मतलब ज़्यादा ओर का कंटेंट हो जाता है, ठीक है। तो दो मेथड हैं, फिजिकल मेथड पे जा सकते हैं या केमिकल मेथड पे जा सकते हैं। एक होता है सबसे पहले फिजिकल मेथड में हाइड्रोलिक वॉशिंग। इसमें क्या करते हैं, एक इंक्लाइन टेबल लेते हैं, उस इंक्लाइन टेबल पे वाटर सप्लाई करते हैं और साथ में क्रश किया हुआ ओर डाल देते हैं। क्रश किया हुआ ओर डाल देते हैं और बीच बीच में ये एजेस होती हैं, बीच बीच में क्या होती हैं, एजेस होती हैं। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, मान लीजिए कि आपका जो ओर है वो थोड़ा हैवी है, तो ओर अगर हैवी है तो ओर यहाँ पे फंस जाएगा और इम्प्योरिटीज़ आगे निकल जाएंगी, फिर और फंस जाएगा, फिर इम्प्योरिटीज़ आगे, फिर थोड़ा बहुत और बचेगा वो यहाँ फंस जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, हम बेसिकली यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे ओर, तो हमें ओर क्या मिल गया, कंसंट्रेटेड मिल गया। तो ये तरीका था हाइड्रोलिक वॉशिंग का, जिसकी ग्रेविटी, जिसके ऊपर ज़्यादा, जिसका मास ज़्यादा है वो ज़्यादा जल्दी सेटल हो जाएगा। अगर इम्प्योरिटीज़ हैवी होती और हल्का होता तो इम्प्योरिटीज सेटल होती और ओर हमें एंड में जाके मिल जाता। तो ये ग्रेविटी का यूज़ करके हमने सेपरेशन किया है, तो इसको ग्रेविटी सेपरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ देखी जाती है कि कुछ और ऐसे होते हैं जिसमें और मैग्नेटिक होता है, इम्प्योरिटीज़ नॉन मैग्नेटिक होती हैं, या फिर इम्प्योरिटीज़ मैग्नेटिक होती हैं और नॉन मैग्नेटिक होता है। मतलब दोनों में से, और में और गैंग में, दोनों में से कोई एक क्या है, मैग्नेटिक, कोई एक नॉन मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक सेपरेशन कैसे किया जाता है, बेसिकली इनको डाला जाता है क्रश करके मैग्नेटिक रोलर्स के ऊपर। मैग्नेटिक रोलर्स जो होते हैं वे ऐसे मूव करते हैं और जब यहाँ पे लाके इस सामान को ऐसे गिराते हैं तो जो मैग्नेटिक वाला होता है वो एक तरफ हीप बना लेता है और नॉन मैग्नेटिक वाला दूसरी तरफ हीप बना लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैग्नेटिक रोलर इसको सेपरेट कर देते हैं। एक और प्रोसेस है फिजिकल मेथड में, वो है फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ का मतलब होता है झाग। तो क्या किया जाता है, मेटल के ओर को क्रश करके पानी में मिलाया जाता है और उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस मिलाए जाते हैं जिससे फ्रोथ बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मेटल क्या होता है, मेटल इस फ्रोथ के साथ ऊपर आ जाता है, हम इसे अलग से कलेक्ट कर लेते हैं और नीचे सारी इम्प्योरिटीज़ मड वगैरह नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ऑयल यूज़ करते हैं, बट ये सब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं था, बट इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जानना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। जो केमिकल मेथड है वो हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो इसको हम इन डिटेल समझेंगे एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में कि कैसे केमिकल्स का यूज़ करके भी ओर को कंसंट्रेट किया जा सकता है, ठीक है। केमिकल मेथड कहाँ लगाते हैं, एल्यूमिनियम के केस में, गोल्ड के केस में, सिल्वर के केस में, ठीक है। कैसे करते हैं, पहले आपने क्या किया, पहले आपने ओर को क्रश करा, ग्राइंड किया, उसके बाद आपने उसको पानी में डाला और उसमें आपने केमिकल्स डाल दिए। केमिकल्स क्या करेंगे कि ओर के अंदर मेटल है या मेटल के ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उसके साथ एक सॉल्ट बना लेंगे। अब वो सॉल्ट बन गया मतलब उसके आयंस बन गए, जो कि आयंस क्या है, टूटे हुए हैं, जो कि सॉल्युबल हैं, और जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा केमिकल जो हमने डाला था। तो इम्प्योरिटीज़ क्या होंगी, सेटल डाउन हो जाएंगी। अब क्या करेंगे, इसको छान लेंगे, फिल्टर लगा लेंगे बीच में कहीं, ठीक है, इंडस्ट्रियल फिल्टर लगा लेंगे बड़े बड़े, इसको छानेंगे तो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो ऊपर रह जाएंगी और जो हमारा मेटल है वो सॉल्ट के रूप में, मतलब आयनिक फॉर्म में क्या होगा, पास कर जाएगा। उसके बाद में उसको लास्ट में हम वापस से निकाल लेंगे, ठीक है। तो यह है केमिकल मेथड का बेसिक मैकेनिज्म। इन डिटेल एल्यूमिनियम वाला हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक इस लेक्चर में आपको लगता है कि आपने कुछ सीख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी भी लगता है कि हाँ मैंने कुछ नया नहीं सीखा, तो ये है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके स्कोर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले बॉक्साइट ओर लेकर आना है। बॉक्साइट ओर क्या होता है, Al2O3.2H2O। बॉक्साइट और एक बार आ गया, उसके बाद इसके ऊपर क्या लगी हुई है, मिट्टी लगी है, बालू लगी है, सैंड लगी है, क्ले लगी है, डस्ट लगी है, ठीक है, बहुत कुछ है इसके बाद। अब इसका क्या करना है, हमें कंसंट्रेशन करना है। तो सबसे पहले इसको ग्राइंड करेंगे, क्रश करेंगे। उसके बाद कंसंट्रेशन करने के लिए इसमें जो मेथड लगाते हैं वो बेसिकली लगाते हैं केमिकल मेथड या केमिकल लीचिंग। इसमें जो केमिकल है वो लोग होता है कंसंट्रेटेड NaOH, जिसको हम लोग बोलते हैं कास्टिक, इंडस्ट्रीज़ में कास्टिक अल्कली, NaOH या KOH यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं कास्टिक अल्कली। और इस मेथड से क्या करेंगे, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ लगी हुई हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड .2H2O, ये तो हमारा एक और है, लेकिन इसके आसपास जो इम्प्योरिटीज़ लगी हैं ये सारी की सारी हम इसे हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, आइए देखते हैं। तो केमिकल मेथड क्या है प्यूरिफाई करने का NaOH के साथ, कि आप पहले
एक क्या करूँ, बहुत बड़े बॉक्स में क्या किया गया है, पानी डाला थोड़ा सा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड .2H2O ये डाला, मतलब बॉक्साइड और डाला जिसमें इम्प्योरिटीज़ भी लगी हुई थी, और उसमें डाल दिया हमने कास्टिक अल्कली मतलब NaOH या KOH। अब क्या होगा, अब ये जो NaOH या KOH है ये क्या है, बेस। और एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, वो एक ऐसा ऑक्साइड होता है जो मेटल का ऑक्साइड है। अब मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो जनरली बेस होते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब ये है कि ये बेस के साथ भी रिएक्शन करेंगे, ये एसिड के साथ भी रिएक्शन करेंगे। अगर ये बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या देंगे, सॉल्ट और वाटर। एसिड के साथ भी रिएक्शन करेंगे तो क्या देंगे, सॉल्ट और वाटर। तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, इसका हमने फ़ायदा उठाया। और कैसे किया, हमने इसमें NaOH जो कि कास्टिक अल्कली है वो डाल दिया। जैसे ही कास्टिक अल्कली डाला हमने इसमें, हमें एक सॉल्ट मिलता है सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, जिसमें Na पॉजिटिव एंड AlO2 नेगेटिव आयंस मिल गए। अब ये जो सॉल्ट होता है ये पूरी तरीके से क्या होता है, सॉल्युबल। ये सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, सॉल्युबल, घुला हुआ, इसके आयंस अलग 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 होते हैं। और क्या मिल गया हमें, वाटर के मॉलिक्यूल्स मिल गए। लेकिन क्या NaOH ने जो इम्प्योरिटीज़ थी उसके साथ कोई रिएक्शन करी, नहीं। फेरिक ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, फेरस ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है, सिलिका की इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, तो उसके साथ NaOH ने कोई रिएक्शन नहीं करी। तो वो क्या हुए, सॉलिडिफाई होके सेटल होने लगे। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसको फिल्टर आउट कर लिया। हमने क्या किया, इसको फिल्टर आउट करा। तो फिल्टर पेपर से या फिल्टर मशीन से कौन पास हो जाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट पास हो गया फिल्टर से। और ऊपर जो हमारी मड रह गई या क्ले आ गई, रेडिश कलर की थी, उसमें क्या थी, सारी की सारी इम्प्योरिटीज, उसमें ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड था ही नहीं, ठीक है। अब फर्दर जब हमने इसको निकाल लिया, उसके बाद हमने इसमें और ज़्यादा पानी डाला, इसको और हाइड्रेट किया। जैसे ही हमने इसमें पानी ऐड करना शुरू करा, अल्कली अलग हो गया और बनना स्टार्ट हो गए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये बेसिकली ऐसे नहीं बनते हैं, इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ही पहले से मिलाया जाता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा सा मिलाया जाता है, उस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पे और नए नए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के आयंस चिपकने लगते हैं, जिसकी वजह से ये रिएक्शन फॉरवर्ड होती है। ये जो स्टार्टिंग में पहले से थोड़ा सा एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलाया जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं सीडिंग, ठीक है। तो फिर हमें बहुत सारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है जो कि प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में होता है, जो कि सॉलिड होता है। अब उसके बाद क्या करना है, वापस से फिल्टर आउट करना है, NaOH हट जाएगा, बच क्या जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को 1100 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाता है काफ़ी देर तक। तो क्या होता है कि इन मॉलिक्यूल से वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग होने लगते हैं, मतलब इसका डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जब अलग हो जाते हैं तो बच क्या जाता है, प्योर एल्यूमिना, Al2O3। अब इसमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ जो है वो चिपकी हुई नहीं है, ना सैंड की, ना क्ले की, ना आयरन की, कोई भी इम्प्योरिटीज़ इसके साथ नहीं है एसोसिएटेड, ठीक है। तो हमें प्योर एल्यूमिना मिल गया। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम होता है बेयर्स प्रोसेस, और बेयर्स ने ये प्रोसेस डिज़ाइन किया था, ठीक है। इस प्रोसेस में दो चीज़ें हुई, पहला कि अल्कली के साथ सॉल्ट बना, फिर सॉल्ट फिल्टर आउट हुआ, फिर उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस की थी, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल्स बने या सॉलिड बना। फिर उसको हमने हीट अप किया 1100 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो एल्यूमिनियम हमें मिल गया ऑक्साइड की फॉर्म में, वो भी प्योर, मतलब Al2O3 प्योर मिल गया, ठीक है। अब प्योर Al2O3 मिल गया मतलब एल्यूमिनियम का ऑक्साइड मिल गया, तो हमारा स्टेप जो है हमारे लिए फायदेमंद हो गया, हमें मेटल का ऑक्साइड मिल गया। ना हमें कैल्सिनेशन करना पड़ा, ना हमें रोस्टिंग करनी पड़ी, और हमें क्या मिल गया, मेटल का ऑक्साइड, ठीक है। तो ये बेयर्स प्रोसेस है, इन डिटेल एक्सप्लेन है, आप चाहो तो इसका स्नैपशॉट ले लो। कन्वर्जन ऑफ इम्प्योर बॉक्साइड टू सोडियम एल्यूमिनेट कैसे करेंगे, सबसे पहले बॉक्साइड को रिएक्ट कराया जाएगा अंडर प्रेशर फॉर 2 आवर्स, ठीक है, टू ऑब्टेन प्योर Al2O3। ये कैसे होता है, बेसिकली जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं बॉक्साइड में, मेनली आयरन ऑक्साइड या फिर सिलिका, ये सॉल्यूशन में क्या करती हैं, NaOH से रिएक्ट नहीं करती हैं, अनइफेक्टेड रहती हैं, ठीक है। तो क्योंकि एम्फोटेरिक नहीं है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या था, एम्फोटेरिक, ठीक है। बॉक्साइड जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है और वो रिएक्ट कर जाता है बेस के साथ और एक सॉल्ट बनाता है, और वाटर, सॉल्ट है सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर, ठीक। इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो इसमें नहीं डिजॉल्व होती हैं, तो ये सेपरेट आउट कर ली जाती हैं, फिल्टर कर ली जाती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, एक बार फिल्टर हो गया, फिर उस सॉल्यूशन में और पानी मिलाते हैं। जब और पानी मिलाते हैं तो क्या होगा, अल्कली क्रिएट हो जाएगा और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। पर ये प्रोसेस इतना भी सिंपल नहीं है, ठीक है। बॉक्साइड को कंसनट्रेटेड, ये तो पहला स्टेप था, ठीक है। सोडियम एल्यूमिनेट को डाइल्यूट किया जाता है वाटर के साथ, और क्रिस्टल्स मिलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के। कब मिलते हैं, जब क्रिस्टल्स ऐड किए जाते हैं। द क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर एडेड टू लीड अ फर्दर प्रेसिपिटेट आउट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड।
इस प्रोसेस को सीडिंग बोलते हैं, जो मैंने अभी पीछे आपको समझाया कि कुछ आपने पहले से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड डाला, बाकी क्या हुआ, नया बनना स्टार्ट हो गया। लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जितना भी था उसे फिल्टर आउट कर लिया गया, उसे ड्राई करके सुखा लिया गया। फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को प्योर एल्यूमिना में कन्वर्ट करने के लिए इसको हीट करना पड़ेगा 1100 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। ठीक है, तो हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल गया। अब मेटल का ऑक्साइड तो वैसे ही मिल गया, तो जो सेकंड स्टेप होता है कि ओर को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करा जाता है, या ओर के अंदर जो मेटल है उसको कन्वर्ट किया जाता है उसके ऑक्साइड में रोस्टिंग या कैल्सिनेशन से, तो उसकी अब ज़रूरत नहीं है। तो दिस स्टेप इज नॉट नेसेसरी इन दिस केस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है कि मेटल का ऑक्साइड मिल गया, अब क्या करें, अब इसका रिडक्शन करें। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है Al2O3, इसका रिडक्शन करने के लिए सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट जो अब तक हमारे पास इंडस्ट्रीज में था वो था कोक, मतलब कोल। पर कोल इसका रिडक्शन नहीं कर पाता है क्योंकि एल्यूमिनियम की एफिनिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू कोक। मेटल एक्टिविटी सीरीज में पता चलता है कि कोक नीचे आता है कहीं, एल्यूमिनियम ऊपर आता है। ठीक है, वैसे मेटल एक्टिविटी सीरीज में कहीं कहीं लिखते नहीं है कोक को, बट मेंशन कर देते हैं कहीं कहीं पे कि कोक की जो एफिनिटी है वो इतनी नहीं है जितनी एल्यूमिनियम की है, क्योंकि ये एक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है। ठीक, तो इसको अब रिडक्शन डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, अब क्या करें, अब करना पड़ेगा हमें इलेक्ट्रोलिटिक मेथड का सपोर्ट लेना पड़ेगा। बेसिकली हम रिडक्शन करेंगे लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस करके करेंगे, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इस प्रोसेस का नाम होता है हॉल-हेरोल्ड प्रोसेस। ठीक है, हॉल-हेरोल्ड प्रोसेस में अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड को क्या पानी में घोला जाएगा? नहीं, बहुत सारे रीज़न है। पहली बात तो वो घुल नहीं पाएगा, दूसरी बात ये, पहली बात तो वो घुल नहीं पाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड पानी में। ठीक है, दूसरी बात ये कि अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड को आपने पानी में टेम्परेचर लगा के घोल भी दिया मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर Al3 पॉजिटिव के आयंस भी होंगे और H पॉजिटिव के आयंस भी होंगे। तो कैथोड पे अगर रिडक्शन होने के लिए जाएंगे तो कौन इसमें जीतेगा? H पॉजिटिव। तो क्या मिलेगी? हाइड्रोजन गैस। तो हमें कभी एल्यूमिनियम यहाँ से एक्सट्रैक्शन में नहीं मिल सकता। इसलिए एल्यूमिनियम का जब एक्सट्रैक्शन करना है तो इसको पानी में डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो एक सॉल्वेंट है जिसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड को डिसॉल्व करा जाता है। ठीक, वो सॉल्वेंट बेसिकली क्या होता है, एक मिक्सचर होता है। ठीक, मिक्सचर होता है बेसिकली, किसका मिक्सचर होता है? क्रायोलाइट का। अभी हमने स्टार्टिंग में जो क्रायोलाइट देखा था Na3Al(F6) और फ्लोरस्पार का, ठीक, CF2। ऐसा क्यों हो रहा समझते हैं। अगर केवल एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हीट करते, मेल्ट करते और उसके आयंस टूट जाते, एल्यूमिनियम के अलग ऑक्सीजन के अलग ऑक्साइड आयंस, तो क्या कंडक्टिविटी होती? हाँ होती, लेकिन टेम्परेचर कितना होता? 2050 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 2050 डिग्री सेंटीग्रेड। इतने हैवी टेम्परेचर पे पहली बात तो लॉस ज़्यादा होता इकोनॉमिकली, इतना टेम्परेचर मेंटेन करना है। दूसरा ये कि आपको टैंक की स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा बिल्ड करनी पड़ती ताकि टैंक इसको क्या करे, होल्ड कर पाए इतने टेम्परेचर को। तीसरी बात ये कि मान लीजिए कि आप कर भी देते रिएक्शन, एल्यूमिनियम बन भी जाता, लेकिन एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 660 डिग्री सेंटीग्रेड। 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो इसके वेपर्स बनना शुरू हो जाते और वेपर्स जो है वो हवा में उड़ जाते। तो एल्यूमिनियम को हम कलेक्ट ही नहीं कर पाते, एल्यूमिनियम वेपर फॉर्म में बॉयल होके हवा में उड़ जाता। अच्छा जी, इसका मतलब इतने हैवी टेम्परेचर पे ये रिएक्शन सूटेबल नहीं हो सकती। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कैसे करें? ऐसा किया जाता है कि क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार, इन सब्सटेंस को लिया जाता है, इनके मिक्सचर को जब हीट किया जाता है तो 950 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मिक्सचर जो होता है ये पूरा का पूरा मेल्ट हो चुका होता है, जिसको हम लिखते हैं फ्यूज्ड हो गया है। अच्छा जी, अब ये अगर फ्यूज्ड हो गया है 950 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इसमें क्या किया जाएगा? इसमें जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलाया जाता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए ये एज अ सॉल्वेंट काम करता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसके अंदर डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है, मतलब उसके आयंस टूटना शुरू हो जाते हैं, एल्यूमिनियम के अलग और ऑक्साइड के अलग। तो हमें इस मेल्टेड फॉर्म को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रायोलाइट लेना पड़ेगा, क्रायोलाइट Na3Al(F6) और CF2 फ्लोरस्पार। और किसके साथ रिएक्शन करानी होगी? हमें किसी के साथ रिएक्शन कराने की जरूरत नहीं है, हमें इसमें बस एल्यूमिनियम ऑक्साइड डाल देना है और वो क्या होगा, धीरे 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 डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार ये डिसॉल्व हो गया तो कौन कौन से सॉल्यूशन में आयंस बनेंगे देखते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, इस सिस्टम को समझते हैं कि सिस्टम क्या बना हुआ है। यहाँ पर कॉपर के क्लैम्प्स लगे हुए हैं, ये कॉपर के क्लैम्प्स दिख रहे हैं आपको। इन कॉपर्स के क्लैम्प में यहाँ पर जो रॉड्स दिख रही हैं ये ग्रेफाइट की रॉड्स हैं, बेसिकली कार्बन, जिसको हमने पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट कर रखा है, मतलब इसको क्या बना रखा है हमने? एनोड।
जो हमारा ये टैंक है जहां पर ये रिएक्शन पूरी हो रही है, ये स्टील टैंक है और इसके अंदर हमने क्या कर रखी है, कार्बन की कोटिंग कर रखी है। तो इसका मतलब इसको हमने क्या बना रखा है, कार्बन का कैथोड। तो इसमें कैथोड भी कार्बन है, कैथोड ही कार्बन भी कैथोड है, कार्बन एनोड है। इसका मतलब दोनों तरफ हमें कार्बन यूज करना है। कोई भी मेटल का कैथोड या एनोड यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि फिर वो रिएक्शन शुरू कर देगा, उसके भी आयंस बन जाएंगे, वो भी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि वो मेल्ट हो जाए इस टेम्परेचर पे, इसलिए ठीक है। कोई भी मेटल का प्लेटिनम वगैरह लेते, निकल लेते तो क्या होता, मेल्ट होना शुरू हो जाता, तो इसलिए उनको नहीं लेंगे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये मेल्टेड फॉर्म में है, फ्यूज्ड फॉर्म में है, एल्यूमिना Al2O3, क्रायोलाइट Na3AlF6 और फ्लोरस्पार CaF2 यहाँ पर फ्यूज्ड फॉर्म में, ठीक। और यहाँ पर नीचे हमको क्या मिल रही है, नीचे हमको प्योर एल्यूमिनियम मिल रही है, प्योर एल्यूमिनियम जो कि मेल्टेड है, मोल्टन एल्यूमिनियम। इसको टैप लगा के हमने नीचे क्या किया, कलेक्ट कर लिया। ये रिएक्शन कैसे होती है समझते हैं डिटेल में, ठीक है। सबसे पहले क्या किया गया, फ्यूज्ड एल्यूमिना, फ्यूज्ड एल्यूमिना मतलब मेल्टेड एल्यूमिना, और ये भी सब फ्यूज्ड है, क्रायोलाइट भी फ्यूज्ड है, फ्लोरस्पार भी फ्यूज्ड है। इन सबको मिक्स किया गया है 1 पार्ट 3 पार्ट 1 पार्ट, मतलब इसका रेशियो क्या है, 1:3:1 का रेशियो है एल्यूमिना, क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार का, ठीक है। ये हॉट हेरोल्ड प्रोसेस को हम डिटेल में समझते हुए चल रहे हैं। अगर फ्यूज्ड एल्यूमिना है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता, 2050 डिग्री सेंटीग्रेड। मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 950 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ्यूज्ड क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार जो होते हैं, क्रायोलाइट मतलब Na3AlF6 और फ्लोरस्पार मतलब CaF2, ये एक्ट करते हैं एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। और मिक्सचर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 950 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये एज अ सॉल्वेंट अगर बिहेव कर रहे हैं तो Al2O3 क्या होगा, इसके अंदर डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो हमें कौन कौन से आयंस मिलेंगे, कौन कौन से आयंस मिलेंगे बच्चों हमको, हाँ जी, सारे के सारे आयंस तोड़ दो, सब मिल जाएंगे। हमें मिलेंगे एल्यूमिनियम के 3 पॉजिटिव आयंस, हमें मिलेंगे ऑक्सीजन के 2 माइनस ऑक्साइड आयंस, कैल्शियम भी है, फ्लोरस्पार है तो हमें मिलेंगे Ca पॉजिटिव पॉजिटिव, हमें मिलेगा F निगेटिव। और क्या क्या है हमारे पास है क्रायोलाइट, तो क्रायोलाइट को भी ब्रेक करो तो सोडियम पॉजिटिव, Al पॉजिटिव 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 और Na3AlF6 F पास। तो अनायन में कौन है हमारे पास, अनायन में है फ्लोरीन और ऑक्सीजन। कटायन में कौन कौन से कटायंस हैं, एल्यूमिनियम, सोडियम और कैल्शियम। अब मेटल एक्टिविटी सीरीज अगर आपको याद हो तो सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम में सबसे नीचे कौन आता है, हाँ जी, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम इन तीनों में क्या है, लेस रिएक्टिव। तो अगर कैथोड के पास एक कैथोड की प्लेट अगर होती है, जैसे हमें यहाँ पे क्या है, हमारी जो टैंक है वो क्या है, कैथोड की है, कैथोड क्या है, निगेटिव। तो हमारी टैंक पे बहुत सारे नेगेटिव चार्ज है, तो एल्यूमिनियम के जो आयंस होंगे, Al पॉजिटिव पॉजिटिव वाले आयंस होंगे, ठीक, और सोडियम के आयंस और कैल्शियम के आयन, ये कहाँ पे जाना कलेक्ट शुरू करेंगे, कैथोड के पास। लेकिन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसको मिलेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन मिलेंगे एल्यूमिनियम को। ऐसा क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है वो मेटल एक्टिविटी सीरीज में थोड़ा नीचे आता है सोडियम और कैल्शियम से। तो एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एल्यूमिनियम बना लेगा। लेकिन अभी अभी हमने देखा कि एक Al2O3 अगर टूटता है तो 2 एल्यूमिनियम के आयंस देता है और 3 ऑक्सीजन के आयंस देता है, ठीक, O माइनस माइनस, ठीक है। अच्छा जी, तो 2 एल्यूमिनियम के आयंस जो होंगे वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और क्या बना लेंगे, 2 एल्यूमिनियम के एटम्स बना लेंगे जो आपस में मिक्स होते जाएंगे और मोल्टन फॉर्म में हमें क्या मिल रहा है, यहाँ सब एल्यूमिनियम मिल रहा है। अब ये मोल्टन फॉर्म में है तो ये ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाएगा, ये भी नीचे आ जाएगा, तो सारा एल्यूमिनियम हमें यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पर टैप लगा के हमने क्या किया, एल्यूमिनियम को कलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन जो इसने गेन करे कैथोड पर से, एनोड क्या करेगा, एनोड इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एनोड पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर जो ग्रेफाइट की रॉड्स थी ये क्या था, पॉजिटिव, और यहाँ सब सॉल्यूशन भरा हुआ था। अब इस सॉल्यूशन में अगर आप देखोगे कि अनायन कौन से हैं, तो ऑक्सीजन अनायन है और फ्लोरीन है, फ्लोराइड आयन है। तो इन दोनों में से क्या होता है कि फ्लोराइड आयन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबको पता है ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। तो फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी डिस्चार्ज नहीं करता है, ऑक्सीजन जल्दी डिस्चार्ज कर देता है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, O2 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बना लेगा, ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल। ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन क्रिएट होती है इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन, NaSENT, नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक। अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बैलेंस करने हैं, बेसिकली 6 इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम ने गेन करे Al2O3, तो हमें भी क्या करना है, 6 इलेक्ट्रॉन्स
इसमें से लूज करवाने हैं ऑक्सीजन से। तो कितने ऑक्सीजन लग जाएंगे? 3। तो यहाँ पे भी कितने आ रहे थे? 3। अब देखिए सब चीज़ बैलेंस हो रही है। 2 एल्यूमिनियम के आयंस टूटे थे, 2 एल्यूमिनियम के आयंस 6 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 एल्यूमिनियम के एटम्स बना रहे हैं। ठीक है, इसको बेसिकली एटम्स नहीं बोला जाता है, इसको ये बोला जाता है कि एल्यूमिनियम मेल्टेड फॉर्म में कलेक्ट होता जा रहा है। ठीक, यहाँ पर जो 3 ऑक्सीजन है तो 3 O2 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और क्या बना लेंगे? 3 नेसेंट ऑक्सीजन बना लेंगे। अब ये जो 3 नेसेंट ऑक्सीजन है ये क्या करेगी? एक तो ये O2 बन सकती है क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के एटम है, और नेसेंट ऑक्सीजन भी रह सकती है। ठीक, तो कहीं पर भी अगर ऑक्सीजन है तो वो क्या करती है? ऑक्सीडेशन। और कहीं पे अगर नेसेंट ऑक्सीजन है तो क्या करेगी? ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन बन रही है ग्रेफाइट की रॉड पे, जिस ग्रेफाइट की रॉड किसकी होती है? कार्बन की। तो ये कार्बन की क्या कर डालेगी? ऑक्सीडेशन। तो क्या मिलना शुरू हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल सकता है, डिपेंड करता है कितनी ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, तो क्या होगा? धीरे धीरे ये कार्बन यहाँ से धुआं बन के, मतलब गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कार्बन जो ग्रेफाइट रॉड थी वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? गैस की फॉर्म में। तो धीरे धीरे हमारा जो ये ग्रेफाइट की रॉड्स हैं, जो हमारा एनोड है, ये क्या हो रहा है? ये बेसिकली खराब हो रहा है, डैमेज हो रहा है। तो ये कम डैमेज हो या ज़्यादा डैमेज ना हो, इसलिए क्या किया जाता है कि ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, इस ऑक्सीजन को बिजी कर दिया जाता है कि तुम किसी और का रिडक्शन कर लो, ग्रेफाइट की रॉड को छोड़ दो। तो उनके पास क्या ऑप्शन है? तो इस लेयर के ऊपर, यहाँ पर जो ये सब मेल्टेड फॉर्म में है सारे के सारे आयंस, इस लेयर के ऊपर बहुत सारी पाउडर्ड कोक डाल दी जाती है। कोक का पाउडर मतलब कोक के अंदर क्या होता है? कार्बन। अब कोक जो होती है वो थोड़ी सस्ती होती है, रॉड्स ग्रेफाइट की थोड़ी महंगी होती हैं, तो इन्हें बचाना है तो कोक को डाल दिया जाता है। तो कार्बन जो है वो क्या करेगी? कोक को ऑक्सीडाइज करने लगती है और क्या बना लेती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, या फर्दर ऑक्सीडेशन करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो कोक का क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या होगा कि जो रॉड पहले 1 घंटे में खराब हो रही थी, अब वो रॉड 6 घंटे या 10 घंटे भी चल जाएगी, क्योंकि थोड़ा बहुत कोक में इन्वेस्ट हो रही है, बाकी थोड़ा बहुत क्या है कि ग्रेफाइट की रॉड को भी क्या कर रही है? कार्बन जो इसका है इसका भी ऑक्सीडेशन कर रही है। तो दोनों ही प्रोसेस में ऑक्सीजन बिजी हो गई है। ठीक है, तो ये है बच्चों हॉल्ट हिरोल्ड प्रोसेस, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, ठीक है, टू इट्स मेटल। यहाँ पर जो इम्प्योर वर्ड लिखा है ये इसलिए लिखा है कि यहाँ पर भी 99.5% हमको मेटल मिलता है प्योर। अब 99.9% इसको करना है तो लास्ट में क्या करना होता है? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ठीक है, सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी रेफरेंस के लिए जानना ज़रूरी है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं हुप्स प्रोसेस। हुप्स प्रोसेस में क्या होता है कि आपने जो इम्प्योर एल्यूमिनियम बनाई थी, उस इम्प्योर एल्यूमिनियम को आपने यहाँ इंसर्ट कर दिया। ये भी एक टैंक है और इस टैंक में यही कार्बन का आपको कैथोड मिला है, कार्बन का एनोड मिला है। ठीक है, ये कार्बन लाइनिंग है। ये जो है बेसिकली यहाँ पर ऊपर आपने क्या कर दिया? एनोड, और यहाँ पर जो लाइनिंग है वो क्या कर दी? कैथोड। अच्छा, इस बार उल्टा करा है, याद रखना। ठीक है, इस बार उल्टा करा है हमने। क्यों उल्टा किया है अभी समझते हैं। जो इम्प्योर कार्बन है वो यहाँ पे इम्प्योर कार्बन है, उसके बाद क्या होगा? क्योंकि एल्यूमिनियम को क्या करना है? मेल्टेड फॉर्म में रखना है, उसके आयंस की रिएक्शन करानी है। ठीक है, एनोड कैथोड पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन कराना है, तो कुछ मोल्टन फ्लोराइड्स डाले जाते हैं। वही मोल्टन फ्लोराइड्स डाल दो, NaF डाल दो, CaF2 डाल दो, ठीक है, और Na3AlF6 डाल दो। ठीक है, तो मोल्टन फ्लोराइड्स डाले जाते हैं जो F- हैं। F- क्यों दें? क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों में हमको क्या चाहिए? दोनों में हमको एल्यूमिनियम ही चाहिए। देखते हैं कैसे। जैसे ये A- यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है? ये कैथोड। तो कैथोड क्या होगा कि ये जो मोल्टन फ्लोराइड्स हैं, यहाँ से एल्यूमिनियम के पॉजिटिव वाले जो आयंस होंगे ये ऊपर जाएंगे। ऊपर जाके क्या करेंगे? एल्यूमिनियम पॉजिटिव के जो आयंस होंगे वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और प्योर एल्यूमिनियम बना लेंगे। ये प्योर एल्यूमिनियम हमको यहाँ पे कलेक्ट होती सबसे ऊपर वाली लेयर में दिखाई देगी, और ये हम टैपिंग होल से यहाँ कलेक्ट कर लेंगे। तो प्योर एल्यूमिनियम कैसे होगी? एल्यूमिनियम आयंस फ्रॉम द मिडिल लेयर डिस्चार्ज एट कैथोड। ठीक है, अच्छा जी, तो एनोड पे कौन डिस्चार्ज होगा? एनोड पे समझते हैं कौन डिस्चार्ज होगा। ये जो आपकी लोअर लेयर है नीचे वाली, यहाँ पर क्या है? इम्प्योर एल्यूमिनियम। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा? एल्यूमिनियम आयंस फ्रॉम लोअर लेयर एंटर्स द मिडिल लेयर। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि एल्यूमिनियम जो +3 वाले हैं वो ऐसे जा रहे हैं, +3 वाले जो हैं वो ऐसे जा रहे हैं। ठीक, तो +3 वाले जो एल्यूमिनियम के आयंस हैं वो जा रहे हैं। अब ये +3 के आयन जाएंगे कैसे? क्योंकि हमने जो प्योर एल्यूमिनियम हमने जो इम्प्योर एल्यूमिनियम डाली है नीचे, उसमें एल्यूमिनियम क्या करेगी? एनोड को अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और क्या बना लेगी? Al3 पॉजिटिव।
तो एनोड के पास यहाँ पे जनरेशन होगा Al3 पॉजिटिव का, जो कि कहाँ शिफ्ट होंगे, मिडिल लेयर में, और मिडिल लेयर से क्या होगा, शिफ्ट होंगे अपर लेयर में, और यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन। तो नीचे होगा ऑक्सीडेशन, ऊपर होगा रिडक्शन। किसका, एल्यूमिनियम का। 3 इलेक्ट्रॉन इधर, 3 इलेक्ट्रॉन उधर, इलेक्ट्रॉन्स आर बैलेंस्ड। तो ऊपर मिल जाएगी हमको प्योर एल्यूमिनियम और नीचे होगी हमारी इम्प्योर एल्यूमिनियम। तो केवल एल्यूमिनियम के ही आयंस हैं जो नीचे से ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं, तो बाकी अगर कोई इम्प्योरिटी है तो वो फिल्टर आउट होने लगेगी इस तरीके से। ठीक है, ये बच्चों आपका हुप्स प्रोसेस हो गया है। ठीक है, इसमें हमने क्या करा, इम्प्योर मेटल को प्यूरिफाई किया गया है। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं कि एनोड जो है वो नीचे रखा गया है। ये जो स्टील टैंक आपको पूरा दिख रहा है, इसमें जो कार्बन की लाइनिंग है ये एनोड है, और यहाँ जो ग्रेफाइट के रॉड्स हैं ये कैथोड है। ठीक है, बाकी एल्यूमिनियम के आयंस कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, सबसे नीचे एल्यूमिनियम के आयंस क्रिएट हो रहे हैं, एल्यूमिनियम से Al3 पॉजिटिव बन रहा है, फिर वो मिडिल लेयर में जा रहे हैं, फिर वो अपर लेयर में जा रहे हैं, वहाँ पे प्योर एल्यूमिना बन रहा है, नीचे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऊपर रिडक्शन हो रहा है। एक लास्ट टॉपिक है, बताते हुए चलते हैं कि अलॉयस क्या होते हैं। अलॉयस जो होता है वो बेसिकली मिक्सचर होता है केमिकल एलिमेंट्स का, जिसमें एक से ज़्यादा मेटल होना चाहिए, एक या एक से ज़्यादा। मतलब अगर एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, उसको भी आप अलॉय कह सकते हो। एक मेटल है, दूसरा मेटल है, और कुछ और एलिमेंट्स हैं, तो उसको भी आप क्या कह सकते हो, अलॉय कह सकते हो। ठीक है, जैसे कॉपर और जिंक के अलॉयज होते हैं। ठीक, एमेल्गम क्या होते हैं, एमेल्गम होते हैं बेसिकली मरकरी के अलॉयज। मरकरी को स्मेल्ट किया जाता है फ्रॉम सिनेबार। सिनेबार क्या है, मरकरी का ओर। ठीक है, वहाँ से मरकरी को निकाला जाता है, और मरकरी बहुत सालों से यूज़ करी जाती है क्या बनाने के लिए, बेसिकली मरकरी डिसॉल्व कर लेती है मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड टिन, और क्या बना लेती है, एक सॉफ्ट पेस्ट। मरकरी तो होती है लिक्विड रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो सॉफ्ट पेस्ट बना लेती है, इन्हीं को बोला जाता है सॉफ्ट पेस्ट को एमेल्गम। ओके, 2 इंपॉर्टेंट हैं हमारे सिलेबस का पार्ट है एल्यूमिनियम के अलॉयस। वो क्या क्या है, वो है एक ड्यूराल्यूमिन और एक है मैग्नीशियम। तो ड्यूराल्यूमिन, एल्यूमिन से समझ में आ जाएगा कि एल्यूमिनियम है। ड्यूरा एल्यूमिन से आपको ये समझना है कि इसमें कॉपर है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, जिंक है। ठीक है, तो कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज और जिंक। आपको ये याद रखना है कि M वाले दोनों हैं, Mg भी है और Mn भी है। ठीक है, M वाले क्या हैं, दोनों। अगर M वाले दोनों हैं, एल्यूमिनियम है, तो फिर कॉपर क्यों पीछे रहे। बहुत सारे अलॉयस बनाने में कॉपर का यूज़ होता है, तो एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, थोड़ा बहुत जिंक, और जो स्टील में यूज़ करते हैं क्रोमियम, थोड़ा बहुत क्रोमियम भी। ओके, मैग्नीशियम की अगर बात करें तो मैग्नीशियम क्या है, बेसिकली ये मैग्नीशियम का और एल्यूमिनियम का अलॉय है, जिसमें 5% मैग्नीशियम है और 95% एल्यूमिनियम है। ठीक है, एग्जैक्ट परसेंटेज अगर नहीं भी याद होती है तो एक मोरलेस थोड़ा सा जनरल आइडिया रखना कि एल्यूमिनियम तो ज़्यादा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, बाकी सारों के कंटेंट क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों, थैंक्स अ लॉट। होपफुली जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर, और साथ ही साथ कंपाउंड्स के लेक्चर भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं आप लोगों के लिए। तो अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, ऑल द बेस्ट।